हमारे कन्वेनर माननीय रवि जी, हमारे ऑल इंडिया के सेक्रेटरी मुरलीधर राव जी, दूसरे सेक्रेटरी संतोष गंगवार जी, कैप्टन सलरिया जी, प्रणव व्रत, अरुण गुप्ता जी, संजय अग्रवाल जी और सब उपस्थित हमारे ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेल के सभी सम्माननीय सदस्य भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगूंगा कि मैं 9 बजे से एयरपोर्ट पर था, पर दिल्ली एयरपोर्ट में विजिबिलिटी के कारण परमिशन नहीं मिल पाई और जिसके कारण मुझे आने के लिए देरी हुई है, इसलिए मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ। हमारे देश में आज ट्रेड एंड इंडस्ट्री की जो हालत है उससे आप सब लोग अच्छी तरह से उसकी जानकारी आप सबको है। विशेष रूप से एनडीए के शासन कार्यकाल में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार थी, तब हमारे पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था और आज कितना है। हमारा उस समय जीडीपी कितना था, रेट क्या था, आज क्या है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना था, आज कितना है। चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पावर हो, सभी क्षेत्र में उस प्रकार से जो गतिशीलता थी और आज की स्थिति ऐसी है कि लगातार हम निगेटिव ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। एफडीआई के बारे में स्थिति यह है कि हमारे देश में हमारे एनडीए शासन कार्यकाल में बड़े प्रमाण पर पूरे दुनिया से काफी एफडीआई का प्रमाण बढ़ा था। आज तो स्थिति ऐसी है कि जो एफडीआई आया था वो वापस जा रहा है, नया नहीं आ रहा है और जो हमारी इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो भी देश के बाहर जाने के लिए यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर निकालकर बाहर जा रहे हैं। अगर आज जिस प्रकार की परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से हमारे आर्थिक क्षेत्र में कैसी कैसी गलत नीतियों ने हमारे देश को बर्बाद किया है, इसका जीता जागता उदाहरण यानी यूपीए सरकार का ये कामकाज है। यूपीए 1 में उनको ये कहने का मौका मिलता था कि लेफ्ट पार्टीज के दबाव के कारण हम इकोनॉमिक निर्णय नहीं कर पाते, पर यूपीए 2 में तो ये परिस्थिति नहीं थी। पर आज स्थिति ऐसी है कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के नाते हमने देश में जो उम्मीद जताई थी उससे लगातार पॉजिटिव दृष्टिकोण में देश की प्रगति होने के बजाय आज निगेटिव इसमें हम लोग खड्डे में जा रहे हैं, ऐसी देश की हालत बनी है। आप देखिए, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी करके हमने हमारे राज्यों में सुशासन, गुड गवर्नेंस के द्वारा हमने विकास के नए नए मॉडल तैयार करके हमारे राज्य सरकार के द्वारा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में गतिशीलता देने की कोशिश की है। गुजरात जैसे राज्य में हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% है और जहां तक विकास का दर है वो 12% तक पहुंचा है। बिहार जैसे राज्य में जहां माइनस विकास दर था वह हमारी सरकार ने 11% तक पहुंचाया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ भी हमने लगातार प्रगति और विकास के दृष्टि से जो गतिशीलता दिखाई है उसके रिजल्ट्स वहाँ मिलते हैं। पर ये सब राज्य सरकार में एनडीए शासनों ने की हुई कार्य की प्रगति और दूसरी ओर केंद्र में लगातार जिस परिस्थितियों का सामना हमको करना पड़ रहा है वो देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको याद होगा कि रुपए का डॉलर की तुलना में जो डिवैल्यूएशन हो रहा है, जब एनडीए और अटल जी की सरकार थी तो लगातार रुपया जो था वो स्ट्रांग बनते जा रहा था और आज परिस्थिति ऐसी कि रोज रुपया की कीमत कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है? ये परिस्थिति क्यों निर्माण हो रही है और इसमें कौन से गलत निर्णय हुए हैं? इन सब बातों के लिए मुझे लगता है हमारी इस सेल ने विशेष रूप से सोचना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि इस परिस्थिति को निर्माण करने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका अगर कोई है तो यूपीए सरकार की गलत आर्थिक नीति
और भ्रष्ट प्रशासन आज इस परिस्थिति का सबसे बड़ा कारण है। आपको कोई भी कंपनी चलानी है, कोई भी कारपोरेट चलाना है, कोई भी दुकान चलाना है, तो आपको सबसे पहली आवश्यकता है लीडरशिप की। पार्टी भी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी भी हो, उसको चलाने वाला व्यक्ति कौन है, उसका नेतृत्व की एबिलिटी उसमें है कि नहीं है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर नेतृत्व है तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है विश्वसनीयता। उसकी विश्वसनीयता कैसी है? तीसरी बात इंपॉर्टेंट जरूर है, उसके पास विजन हो, दूर सोचने की क्षमता हो, जो 15 साल 20 साल दूर सोचकर आवश्यक निर्णय करने की क्षमता हो, ऐसी विजन हो तो वो संभव है। फोर्थ बात जो इंपॉर्टेंट है, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चाहिए। डिसीजन तुरंत होने चाहिए। आजकल तो निर्णय नहीं करना ही निर्णय हो गया है और इसके कारण निर्णय नहीं होते। फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। जिस प्रकार के निर्णय हुए, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार के सीएजी के रिपोर्ट आए, हम नहीं कह सकते कि ट्रांसपेरेंसी से प्रशासन चला है। और इसका कारण यह हुआ है कि हर व्यक्ति जिस प्रकार से मन चाहे अपने डिपार्टमेंट के द्वारा सरकार को चला रहा था। आज देश की प्रगति और विकास में ये जो पैरामीटर्स मैंने आपके सामने कहे हैं, उसमें यूपीए सरकार न विजन है न लीडरशिप है, क्योंकि लीडरशिप कोलैप्स हो गई है, विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। भ्रष्टाचार और स्कैंडल्स के कारण सरकार की नीयत पर लोगों के मन में संशय है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसी गड़बड़ में गलत आर्थिक नीति और भ्रष्ट प्रशासन ने जो कुछ बाकी बातें थी उनको भी चौपट कर दिया है। और इसलिए देश के बारे में एक समय दुनिया में यह चर्चा हो रही थी कि वर्ल्ड में 2 इकोनॉमी ऐसी है जो बड़े फास्ट ग्रोथ कर रही है, एक चाइनीज इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी। आज चाइनीज इकोनॉमी तो बढ़ रही है, पर भारत के बारे में आज ऐसा हम नहीं कह पा रहे। ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है। देखिए, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है। हमारे जगह जगह पर हम 3 बातें आग्रह से कहते हैं कि नेशनलिज्म भी हमारा एस्पिरेशन, मोटिवेशन है। देश की सर्वांगीण प्रगति ये हमारे राजनीति का उद्देश्य है और इसीलिए पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये समझकर राष्ट्रवाद के विचार को प्रथम रूप में हमने स्वीकार किया है। और राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति और विकास करना है तो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास, ये हमारा उद्दिष्ट है। और यह करते समय जो सामाजिक आर्थिक चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा से हमको मिला है, जिसको हम अंत्योदय का विचार कहते हैं, जो हमारा सोशल इकोनॉमिक थॉट है कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, शोषित है, पीड़ित है, उसको केंद्र बिंदु मानकर हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिले, उसको जिस दिन रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा उस दिन हमारा सपना पूरा होगा, तब तक हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। ये बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम लगातार इस दिशा काम कर रहे हैं। पर आज परिस्थितियां कैसी है? हमारे यहाँ 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर हमारे प्रगति और विकास के लिए बहुत आवश्यक है। एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारे कृषि का क्षेत्र है, जिसमें आज भी 65% आबादी कृषि क्षेत्र पर आज डिपेंड करती है। और कृषि क्षेत्र में जो फार्मर्स हैं, जो रूरल पॉपुलेशन है, उसके हाथ में जब तक पैसा नहीं आएगा, उसकी जब तक परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तो गांव में ट्रेड एंड बिजनेस करने वाले दुकानदारों की दुकानें कैसे चलेगी? अगर गांव के लोगों के पास अगर पैसा आएगा, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हमारे शहरों में होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, ट्रेडिंग और बिजनेस हाउसेस हो, वो चलेंगे। पर आज दुर्भाग्यवश स्थिति ऐसी है कि हमारी एग्रीकल्चर की हालत लगातार खस्ता होती जा रही है। आज एग्रीकल्चर की परिस्थिति के बारे में बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में सभी राज्यों में बड़े प्रमाण पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसकी हालत बहुत खराब है। गेहूं हो, चावल हो, आज स्थिति ऐसी कि जो मिनिमम प्राइस चावल की 1180 रुपए है, ऐसे अनेक एरिया मैं वहां देख रहा हूं कि 950 रुपए क्विंटल के भाव से भी चावल खरीदने के लिए व्यापारी भी तैयार नहीं है।
गेहूं और चावल की स्थिति ऐसी है कि अब पंजाब और हरियाणा में हर मंडी में जाकर अगर हम इतिहास इकट्ठा करेंगे तो बरसात के दिनों में जब बरसात आती है तो केवल हरियाणा और पंजाब में कितने प्रमाण पर हमारे गेहूं और चावल सड़ रहे इसका हिसाब लगाएंगे तो हमारे कृषि मंत्री ने कहा है कि देश में करीब 58,000 करोड़ का फूड ग्रेन हर साल सड़ जाता है। एक तरफ लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है और दूसरी तरफ हम लोग 1,10,000 करोड़ के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सड़ जाते हैं और 58,000 करोड़ के हमारा अनाज सड़ जाता है। और हमारी सरकार बड़ी निर्लज्जता से ये कहती है कि ये अगर रोकना है तब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई रिटेल नहीं आएगी, तब तक हम लोग फ्रूट वेजिटेबल को जो सड़ रहे हैं उसको रोक नहीं सकेंगे और जो अनाज सड़ रहा है उसके लिए गोडाउन नहीं बना सकेंगे। मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है, क्या प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, हमारे फूड ग्रेन के लिए गोडाउन्स, क्या ये हम लोग विदेशी लोगों के ऊपर डिपेंड करेंगे? स्वाधीनता के 63 साल के बाद भी हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मिनिमम गोडाउन्स तक खड़े नहीं कर सके। हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए प्री कूलिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज नहीं खड़े कर सके, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नहीं खड़े कर सके। आज हमारे एग्रीकल्चर में हम लोग 7-8 घंटे पावर तक नहीं दे सकते। जब शुगर को अच्छे भाव रहते हैं तो हम एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं और जब भाव डाउन हो जाते हैं तब परमिशन देते हैं। जब भाव डाउन होते हैं तो हम कोई संरक्षण नहीं देते। गेहूं और चावल की हालत ही ऐसी बनी हुई है। आज हमारे यहाँ ये संशोधन का विषय है कि जो अनाज सड़ता है उससे जो अल्कोहल बनता है कितने प्रमाण में वो दिया जाता है, इसका हिसाब लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पूछा कि इतने करोड़ों का अनाज सड़ रहा है, ये सच है क्या? सरकार ने मान्य किया तो उन्होंने कहा सड़ने के वजह गरीबों को क्यों नहीं बांट देते? तब सरकार ने ये कहा कि गरीबों को बांटना है नहीं बांटना, ये निर्णय करने का अधिकार हमको है, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। अनाज सड़ जाए तो चलेगा पर गरीबों को बांटना कि नहीं बांटना हम नहीं बांटेंगे। ये कैसी नीति है? हमारे देश में विशेष रूप से हमने मांग की थी कि नाबार्ड में अगर हम गोडाउन डालते हैं कोई फूड ग्रेन के लिए तो उसके ऊपर 50 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलती है। मैंने कहा कि आप एक काम करिए कि 10-10 हजार के गोडाउन 25,000 50,000 बस्ती के पीछे हर गांव में प्लान करिए और जो किसान है उसके बेरोजगार युवक को ही कहिए कि आप गोडाउन डालिए। उसको 50 लाख रुपए तक सब्सिडी नाबार्ड से मिलेगी। 25% अमाउंट जो है वो उसको स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में दे या सॉफ्ट लोन के रूप में दे और 25% बैंक से मिलेगी और बैंक से उसके ऊपर 4% इंटरेस्ट पर मिलेगा। और ये गोडाउन जो बनेगा इसमें जो किसान अनाज रखेगा वो अनाज रखने के बाद 24 आवर्स के अंदर में वो जो रिसिप्ट है वो लेकर वो गोडाउन मालिक, बैंक और किसान ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करते हैं तो कमोडिटी एक्सचेंज में उस दिन जितनी कीमत है उसमें 70% अमाउंट उसी दिन किसान को मिल जाएगी। तो जब भाव बढ़ेंगे तो किसान का फायदा होगा, गरीब का फायदा होगा। 2008-2009 में कमोडिटी एक्सचेंज में 9,47,000 करोड़ का व्यवहार हुआ और उसमें से 99.37% व्यवहार कागज पर हुआ। केवल स्पेकुलेशन, मैनिपुलेशन, डिलीवरी ली नहीं गई और भाव बढ़ाए गए। यह इतना बड़ा अलाउ क्यों किया गया? हमने एक छोटी सी मांग सरकार के पास ये की थी कि अगर ये स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन चल रहा है, फॉरवर्ड ट्रेडिंग चल रहा है, तो आप एक तो कंडीशन डालिए कि अगर आप कोई मटेरियल को खरीदते हैं तो खरीद करके फिर आपके गोडाउन में आएंगे तो ही आप उसका ट्रेडिंग कर सकेंगे। अदरवाइज लोगों ने कंप्यूटर पे बैठ के ट्रेडिंग चालू रखा और परिणाम ये हुआ कि एक तरफ महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची। देखिए आज गांवों की हालत खराब है। आज देखिए आपको पता नहीं होगा 4.5 साल से फर्टिलाइजर का ब्लैक मार्केट हो रहा है और फर्टिलाइजर की कीमत अगर आप देखोगे 4 साल में कितनी बढ़ी है तो जो कीमत थी वो 5 गुना 7 गुना बढ़ी है।
क्या हमारे देश में हम 4.5 साल गरीब लोग, किसान लोग, उनको फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, उसका ब्लैक मार्केट हो रहा है, इसका कोई उपाय नहीं है? मैंने राज्य सरकार से पूछा तो नए फैक्ट्री को परमिशन नहीं दे रहे। इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे यहाँ मिक्सर्स फर्टिलाइजर आते हैं एनपीके, उसका कार्टेल बना हुआ है, और कार्टेल बना होने के कारण वही लोग लाते हैं, भाव बढ़ा देते हैं, मंत्रियों को और सरकार को मैनेज कर देते हैं। यूरिया के भाव और मिश्र खतों के भाव 4 गुना 5 गुना बढ़े हैं और हम उसको रोक नहीं सकते। इंसेक्टिसाइड्स के भाव बढ़ रहे हैं। आप आज कॉटन में स्थिति ऐसी है कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे सिस्टेमिक हो, किसी प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स को आप खरीदी करेंगे तो एक एकड़ में 20-20 हजार रुपए इंसेक्टिसाइड्स का खर्चा होगा, तो कहां किसान फायदे में रहेगा? सीड के बारे में वही अवस्था है। सीड कंपनियों के बारे में अगर नीति बनाकर सीड के लिए अगर हम लोगों को प्रोत्साहित करते कंपनीज को, और अनेक कंपनियों का अगर निर्माण होता है और अच्छे अच्छे प्रकार के सीड भी आ सकते हैं और किसानों को सस्ते में सीड भी मिल सकता है। पर आज दुर्भाग्यवश स्थिति ऐसी है कि सीड के भी भाव ऐसे बढ़े हैं कि आज किसान उसको नहीं पुरा सकते। बैंकों के इंटरेस्ट की कहानी यह है कि हमारे यहां आज 15% इंटरेस्ट बढ़ा, 2 साल में 14 बार इंटरेस्ट बढ़ा है। ये रिजर्व बैंक जब भी आती है तब इंटरेस्ट बढ़ा देती है। 15% इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो आप कैसे धंधा कर सकते हैं? कैसे इंडस्ट्री चल सकती है? कहां से इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी? आज बैंकों में केवल एनपीए अकाउंट की लिस्ट बढ़ रही है, बैंकों भी समाप्त होने की स्थिति पर आई है। लाखों हजारों करोड़ रुपए एनपीए में जा रहे हैं, इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं रही, और 15% इंटरेस्ट लगा दिया। ऊपर से बिजली नहीं है। आप जनरेटर पर बिजली अगर घर में और फैक्ट्री में तैयार करते तो उसकी कास्ट 9.5 रुपए 10 रुपए यूनिट की पड़ती है। आप बिजली भी नहीं दे पा रहे। बिजली नहीं, गांव में पानी नहीं, बीज और फर्टिलाइजर का ब्लैक मार्केट शुरू है, गांव में जाने के लिए रोड नहीं, कूलिंग प्री कूलिंग प्लांट कोल्ड स्टोरेज तो है ही नहीं, गोडाउन की व्यवस्था नहीं, और माल खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं। कोर सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हमने पूरी तरह से बर्बाद किया, और इसमें मैं हमारी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि हमारी कर्नाटक की सरकार ने, देखो किसी भी चीज को फ्री ऑफ चार्ज देना गलत है, बिल्कुल गलत है, पर जिसके शरीर में खून ही नहीं है वहां से खून कहां से निकालो आप? मैंने हमारे सरकार को कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत खराब है। हमारे कर्नाटक सरकार ने 1% इंटरेस्ट से क्रॉप लोन दिया, एग्रीकल्चर लोन दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार 3% से दे रही है, और महाराष्ट्र में मैं हमारे यहाँ गन्ना लगाता हूं, हमारे किसानों को नेशनलाइज बैंक से पैसे ले रहे 14% इंटरेस्ट से, 14%। 1 लाख एकड़ गन्ना मैं हमारे शुगर फैक्ट्री दोनों में किसानों में काम करता हूं, मेरे ध्यान में इसको 14% इंटरेस्ट। आप मुझे बताइए कि 14% इंटरेस्ट, बीच में तो मर्सिडीज गाड़ी की एडवर्टाइजमेंट थी, तब अभी इंटरेस्ट रेट बड़े नहीं थे, कि 8 या 9% पर मर्सिडीज गाड़ी लोन पर मिलेगी, और ट्रैक्टर खरीदना है तो 12% इंटरेस्ट था। यानी आप ट्रैक्टर खरीदना चाहते, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदना चाहते तो 12% इंटरेस्ट। मैंने हमारे यहाँ बायोमास इकट्ठा करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को इस बार ट्रैक्टर खरीदी किए, तो 100 ट्रैक्टर अभी मैंने 1 महीने भर पहले न्यू हॉलैंड कंपनी के खरीदी किए। तो कंपनी को मैंने कहा डिस्काउंट दो, हालत बहुत खराब है। तो उन्होंने कहा सर हमारी हालत भी खराब है। जब बैंकों में गए तो 14% इंटरेस्ट से ट्रैक्टर मिले। मुझे बताइए कैसी ये इकोनॉमी है, कहां से लोग पैसे दे पाएंगे? एग्रीकल्चर में पावर नहीं है, इरिगेशन करना है, 8 घंटे पावर मिलती है, कहां से पावर नहीं, खाद का ब्लैक मार्केट, बीज की नॉन अवेलेबिलिटी, मार्केट में तैयार करो तो कोई लेवाल नहीं। अब ऐसी स्थिति है तो किसान आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमारे बेसिक प्लानिंग में गलती हुई है 47 में। आप उद्योग और व्यापार क्षेत्र के लोग हो, एक बात प्रूव हुई कि 47 के बाद जो आर्थिक मॉडल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वीकार किया था वो रशियन मॉडल था। समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद, 3 बातों की बहुत चर्चा हम करते रहे,
परिस्थिति क्या हुई। आज 63 साल के बाद हमको ये कहना पड़ रहा है कि गरीब गरीब हो रहा है और धनवान धनवान हो रहा है। हमारे राहुल गांधी यूपी में जाकर बोलते हैं कि हत्ती पैसा खा रहा है, हत्ती नोटे खा रहा है, हत्ती पैसा खा रहा है, हत्ती नोटे खा रहा है। मैं बोला हत्ती पैसा खा रहा है, नोटे खा रहा है और पंजा गरीबों का जेब काट रहा है। हाथी भी पैसा खाता और पंजा भी पैसा खाता और गरीबों का जेब काटता। क्या इस बात की इस देश में किसी को शर्म नहीं आती कि इस देश में ग्रामीण इलाके में रहने वाले गरीब व्यक्ति की रोज की आमदनी 26 रुपए से ज्यादा है, 27 रुपए है, वो धनवान आदमी है। और शहरों में जिसकी आमदनी 32 रुपए से ज्यादा 33 रुपए है, वो धनवान आदमी। आप तो ट्रेड एंड बिजनेस में ये इकोनॉमी की भाषा तो आपके सामने कर सकता हूं क्योंकि आप समझ सकते हैं। अब मैं मनमोहन सिंह जी को सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, हमें बताइए, मार्गदर्शन करिए कि 27 रुपए प्रतिदिन से गरीब आदमी गांव में कैसे जी सकता है और 33 रुपए प्रतिदिन से शहर में कैसे जी सकता है। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत खराब है, इंडस्ट्री सेक्टर की हालत। आज हमारे यहां कोल ही अवेलेबल नहीं है। जो पीएलएफ फैक्टर है पावर प्रोजेक्ट का, उसमें कोल ही अवेलेबल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से कोल आ रहा था, उन्होंने उसके ऊपर और ड्यूटी लगा दी। इंडोनेशिया से कोल आ रहा था, उसके ऊपर उन्होंने भी ड्यूटी लगा दी। हमारे जयराम रमेश जी ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने जितनी कोल मांगी थी उतनी पूरी बंद कर दी। हाइड्रो प्रोजेक्ट बंद कर दो। 5-5 हजार 6-6 हजार कैपेसिटी के हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है, सब प्रॉब्लम। 2-4-5 शुरू हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट बड़े उत्साह से आ गया कि उसको बंद करा देता है। पावर नहीं तो देश की प्रगति कैसे होगी। आज हमारे देश में जो कोल माइंस है, वो कोल माइंस लगभग जितनी है उसमें जो मिली है कैप्टिव करके, मैंने कल ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि आप एक काम करिए कि कैप्टिव में जो कोल माइन दी है, कम से कम 5 साल के लिए आप एक काम करिए कि ये कैप्टिव कोल माइन वाले को गवर्नमेंट पावर जनरेशन कंपनीज को या पावर जनरेशन वालों को कोल बेचने की अनुमति दीजिए। लगे तो उनकी रॉयल्टी दुगनी लीजिए उनसे, पर आप भी नहीं देते, बाहर से भी नहीं आ रहा है। और पावर सेक्टर तो पूरा, अभी बैंक पावर में अगर जाओगे आप तो बैंक वाले फाइलें फेंक देते। 1,37,000 करोड़ का एनपीए पावर सेक्टर में हो रहा है। मुझे बैंकों के चेयरमैन कह रहे थे कि भाई कुछ करो, पावर कंपनी के प्रोजेक्ट को हम नहीं देंगे, सब खराब। एमईआर, ये सीआरसी सेंट्रल ट्रिब्यूनल्स बने हमारे ये निर्णय करने के लिए, और उनमें ऐसा है कि उनको लेना देना कुछ नहीं। हमने अधिकार उनके पास छोड़े हैं, मैटर डिस्प्यूटेड है। हमारे पास कोल अवेलेबल नहीं, पावर जनरेशन नहीं हो रहा। हाइड्रो प्रोजेक्ट पर हमारे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट वालों ने ठप्पा लगा दिया। कोल माइंस को जयराम रमेश साहब ने बंद करा दिया, जो थी वो भी बंद करा दिया। आयरन ओर की माइन थी, ठीक है, उसके निर्णय करो, पॉलिसी बदलो, गलत है उनको सजा करो, फटाफट निर्णय करो। हमने आयरन ओर की बंद कर दिया। आयरन ओर में स्टील इंडस्ट्री आज 50% और 60% पे चल रही है। बार बार ये कहा हमारे कर्नाटक के सरकार ने आयरन ओर एक्सपोर्ट बंद किया ताकि वैल्यू एडिशन हो, पर बाकी राज्यों में क्यों नहीं केंद्र सरकार ने यह निर्णय किया। आज हमारा आयरन ओर का, स्टील का भी स्थिति ऐसी हुई, हमारा एक्सपोर्ट लगभग बंद हो गया। सीमेंट इंडस्ट्री वालों ने कार्टेल करा लिया, उन्होंने अपने प्रोडक्शन को कम कर लिया, रेट बढ़ा दिया। यानी आज इंफ्रास्ट्रक्चर में, इरिगेशन में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हालत बनी। आज अगर इंडस्ट्री में हम बड़ा करना चाहते, कुछ अच्छा रिजल्ट है, तो हमको 4 बातें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में सबको जेल में भिजवा रहे हैं हम लोग, जो उठता उसको भी, ठीक है, जो हुआ है उसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। 10-10 साल निर्णय लगते रहेंगे। मैं लंदन में था और लंदन में 5 दिन था, बहुत इंडियन उद्योगपति मिले, बाहर के भी लोग मिले। सब मुझे कह रहे थे कि अब तो हम हिंदुस्तान को छोड़ रहे हैं, बोले धंधा करे या जेल में जाए। ये इस प्रकार का ये इन्वेस्टमेंट के लिए खतरनाक माहौल देश में तैयार हुआ है। इंडस्ट्री की हालत खराब, एग्रीकल्चर की हालत खराब। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा।
एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम और जीडीपी कैसे बढ़ेगा। सर्विस सेक्टर को भी हमने खराब कर दिया, सब जगह पर वही बात। मेरे समझ में नहीं आता कि देश कहां जा रहा है, और ऐसे स्थिति में क्या इस परिस्थिति को बदल सकते हैं। हमारे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, और उसमें और एक बड़ी बात हुई कि हमारे क्रूड और पेट्रोल और डीजल में लगातार 3,70,000 करोड़ का हमारा बिल है जो इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का। मैं चिल्लाकर कहता हूं, कितने दिन से मैं 7 साल से इसमें काम कर रहा हूं, बायोफ्यूल पर, सोलर एनर्जी पर, और मैं खुद 125 मेगावाट पावर तैयार करता हूं बायोमास से। सोलर पर हमने पंप बनाए, एलईडी लाइट मैन्युफैक्चरिंग किए, कितने काफी काम किए, पर अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं है। अब मुझे बताइए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ रही है, हमारे देश में नॉन एडिबल ऑयल सीड, रतनजोत, मोह, साल, करंज, इससे डीजल बन सकता है, कोई इंकरेजमेंट नहीं। मैंने मेरे अभी नीरी करके देश की केंद्र सरकार की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कोलैबोरेशन में अभी मेरा प्लांट आप 1.5 महीने के बाद देखने के लिए आइए। मैं उसमें से, हमारे यहाँ डिस्टिलरी है और डिस्टिलरी में डाइजेस्टर है और मीथेन तैयार होता है, तो हमने मीथेन से मैं 20,000 किलो सीएनजी हम तैयार कर रहे हैं, और उसमें से जो CO2 निकलता है वो CO2 हम लोग पानी में डालकर, उससे नीरी का रिसर्च है, वो काई तैयार कर रहे हैं, और 30,000 लीटर पर डे के बायोडीजल का मेरे यहाँ भी प्लांट 1-1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। क्यों नहीं ऐसे उपक्रम किए जाते? आज हमारे वनवासी क्षेत्र में अगर नॉन एडिबल ऑयल सीड का उपयोग किया जाएगा, जो कोई खाते नहीं, उससे डीजल हो सकता। मेरे यहाँ प्लांट है, मैं कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रूवन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं खुद, मेरे पास प्लांट है। मैंने इतने बार प्राइम मिनिस्टर को इथेनॉल को इंकरेज करिए, इथेनॉल ग्रीन फ्यूल है, एब्सोल्यूट अल्कोहल, और ये आप ब्राजील में 26% पेट्रोल में डालते हैं, मोलाइसिस से, रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट से इथेनॉल तैयार होता है। ये ग्रीन फ्यूल है, पोल्यूशन कम होगा, 5% वो भी नहीं ले रहे। लगातार इतने बार 7 साल से निर्णय हुआ, ग्रीन फ्यूल का कोई वाली नहीं। आपकी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये बात कह के भागे। मैं 2 बार प्राइम मिनिस्टर को मिला, उन्होंने मुझे सवाल पूछा, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, अड़चन कहाँ, क्यों नहीं हो रहा? मैंने हंसते हुए कहा, सर योर क्वेश्चन इज राइट टू ए रॉन्ग पर्सन। आपका सही सवाल गलत व्यक्ति का है, ये मैंने आपको पूछना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि ये जो स्थितियां हैं, ये क्या बदल सकती है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये स्थितियां बदल सकती है। भारतीय जनता पार्टी इसको बदल कर दिखाएगी। हमने एम्बिशन रखी है कि 12% हमारा जीडीपी रहेगा और 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रहेगा। हम बदलेंगे टूरिज्म में, हायर एजुकेशन में, मेडिकल में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर में, कितने बड़े प्रमाण पर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सकती है। एक 8 दिन पहले मैंने खंडूरी जी को एक प्रेजेंटेशन दिया था उत्तराखंड के लिए, कि जिस पहाड़ी पर जाने के लिए 1.5 घंटा लगता, उसी पे 10 मिनट में जा सकते हैं। मैंने हमारे IIT के एक रिसर्च करने वाले लोगों की टीम और एक इंडस्ट्री को लाया था, वो कह रहा था कि आपके स्टेट ट्रांसपोर्ट का जितना टिकट है, जिसको 1.5 घंटा लगता है, उतने जगह पर मैं इलेक्ट्रिक रोपवे बनाकर आपको 10 मिनट में पहुंचाने का काम करूंगा, और ट्रांसपोर्ट भी जाएगा। मैंने तुरंत खंडूरी का एक काम करिए कि इनको कहिए कि हाइड्रो पावर यही तैयार करें और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट यही करें, और आपके स्टेट का पूरा ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट करिए। इतना रिसर्च है, इतना तैयारी है, लोग तैयार है अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो शर्मा करके सज्जन आए थे, वो मुझे कह रहे थे कि मैं 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, और जिस दर में सरकार की बसें से उतने दर में मैं इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। लोग तैयार है, टेंडर निकालो, ग्लोबल टेंडर निकालो। टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जिसमें 49% इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ी कर दिया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, मैंने गंगोत्री जब इतना देखा, मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं जिस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, जहाँ का शासन है, वहाँ हमारे श्रद्धा स्थान अच्छे रोपवे करिए, बढ़िया गार्डन्स बनाइए, अच्छे होटल्स बनाइए, धर्मशाला बनाइए और अच्छी व्यवस्था करिए।
अगर आज देहरादून से बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए अगर हमने हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की, तो मैंने स्टडी किया तो रोज कम से कम 100 हेलीकॉप्टर्स वहां काम कर सकते हैं। मुंबई से एयरबस दिल्ली, मद्रास, चेन्नई से रोज अगर आएगी केवल बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा के लिए, तो कितना बड़ा पोटेंशियल बढ़ेगा, कितने होटल्स, कितने रिसोर्ट्स, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार का 1 रुपए भी न लगते हुए। आज रिसेशन है, आज क्या स्थिति है? जापान में जो इन्फ्लेशन है वो 0% है। अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर का इन्फ्लेशन 3% से कम है। और हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा इन्फ्लेशन 18% तक ऊपर चला गया था, आज 12% है। निर्णय नहीं करता कोई, किसी को लेना देना ही नहीं। मैं पहले कहता था जब कि भाई आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, धीरे धीरे मैं कहने लगा इवन आई लाइक ऑनेस्ट पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। फिर कहना इवन आई लाइक डिसऑनेस्ट पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। फिर क्या इवन आई लाइक, ये मेरा कहना सही नहीं था, पर मैं सोचते लगा कि भाई इवन आई लाइक डिसऑनेस्ट पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजन, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजन। आप निर्णय नहीं करते हो। एक तरफ जयराम रमेश एक नीति अपना रहा, मनमोहन सिंह जी एक बात कह रहे, मोंटेक सिंह तीसरी बात कह रहे हैं, और इसके कारण आज हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत खस्ता हो गई है। और इसलिए मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि अटल जी की एनडीए सरकार को याद करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में नेशनल हाईवे के 4 लेनिंग की पहली योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, और उसको मैंने रफ में पहली बार सबमिट करके दिया था अटल जी को। 60,000 करोड़ की योजना थी और 60,000 की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दोनों योजना का बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। हिंदुस्तान के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी ये पहले प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान के रोड नेटवर्क को सुधार दिया। आज चाहे आप कहीं भी जाइए, आप इतने बड़े प्रमाण पर 4 लेनिंग रोड बने ताकि ऐसा लगता है ये चित्र अगर बदला है हिंदुस्तान के इतिहास में किसने, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बदला। मेरा ये कहना, मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर यह रोड बनाना ये कांग्रेस शासन कार्यकाल में इतने साल सत्ता थी, इनके नजर में क्यों नहीं आया? इस देश को गांवों से जोड़ने की बात, विलेज कनेक्टिविटी की बात, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात जो हुई, और वो बात अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टेट सब्जेक्ट होने के बाद में भी उस योजना के लिए 60,000 करोड़ का प्रावधान किया, और आज 38,000 करोड़ खर्चा करके 1,70,000 गांवों में अगर मजबूत रोड बनाने का काम इस देश के इतिहास में किसने किया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। कोल्ड स्टोरेज को विशेष धोरण में सब्सिडी और कंसेशन देकर खड़े करेंगे, गांवों का विकास होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सही कीमत होगी, और अनेक बार लोग गांव से, शहर से गांव की तरफ जाएंगे। ये कठिन बात नहीं है। मैंने अपने क्षेत्र में, मैं किसानों में काम करता हूं, मैंने तय किया कि इस साल मैं 1,000 करोड़ का मुनाफा मैं किसानों के जेब में डालूंगा। 1,000 करोड़। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूं। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं कारपोरेट वाला आदमी भी नहीं हूं, मैं धंधा भी नहीं कर रहा हूं, पर मैंने तय किया, मैं निराश हो गया था कि सरकार के पीछे लग लग के कुछ होता नहीं, छोड़, बोलो भी मत, करो भी मत, अपना अलग से काम करो। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचार को लेकर मैंने काम शुरू किया। मुझे कुछ फायदा मिला था, मैंने 4,000 करोड़ कैपिटल मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खड़े किए थे, तो थोड़ा बहुत मैं गणित समझ गया, और मैंने 1 लाख रुपए का मेरा शेयर 90 करोड़ के किसानों के और बाहर के लोगों के किया। और जब मैंने ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की, तो आज मैं गाँव में काम करता हूँ, किसानों में ही केवल काम करता हूँ, और अब मेरे मन में विश्वास आया कि हम ही लोगों का चित्र बदल देंगे। जरूरत नहीं सरकार की। मुझे लगता है जिनके मन में देशभक्ति है, सामाजिक संवेदनशीलता है, अंत्योदय का विचार जिसको मिशन के रूप में जो मानते हैं, वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप का उपयोग करके गरीब लोगों को, युवाओं को रोजगार देकर सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस गतिशील कर सकते हैं। मैं एक नई बात आपको कहना चाहता हूं, गॉड एंड गवर्नमेंट ये केवल हमारे भविष्य बनाने वाले नहीं है। वी कैन चेंज अवर ओन सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद का विचार, अंत्योदय का विचार,
और हमारे पास जो मैनेजरल स्किल्ड है, जो कमिटमेंट है, जो कन्विक्शन है, जो विजन है और जो टेक्नोलॉजी हम ला सकते हैं, उसका उपयोग करके लोगों के सहयोग से हम गांवों का चित्र बदल सकते हैं, शहरों का चित्र बदल सकते हैं। ये सब करने की क्षमता हमारे कार्यकर्ताओं में है और इसलिए मैंने हमारे कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। टिकट मांगने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई, क्या उसको राजनीतिक पार्टी कहे? मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो, बायोडाटा एक एक फोटो के लिए 50 लोग ऐसे धक्के मार के खड़े होते हैं। क्यों करते हो सर? कोई जरूरत नहीं। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, कोई इसकी जरूरत नहीं। आप अच्छा काम करिए, आपको सक्सेस मिलेगा। और इसलिए द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट ओनली टू गेट द पावर। 10 लोगों को एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री बनाना ये राजनीतिक पार्टी का आखिरी मकसद नहीं है। राजनीतिक पार्टी का आखिरी मकसद है हमको राज नहीं, समाज बदलना है, हमको देश बदलना है। हम दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर बनना चाहते हैं, हमारी गरीबी को दूर करना चाहते हैं। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ये हमारा मिशन है और उसके लिए हम रोजगार की निर्मित करेंगे, गांवों का विकास करेंगे, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी क्षेत्रों में प्रगति, अच्छा काम करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, देश की उन्नति और विकास के लिए हम काम करेंगे। ऐसा कहने वाले लोग क्या राजनीति के नहीं हो सकते? पॉलिटिक्स इज नेवर मीन्स इन ओनली पावर पॉलिटिक्स। समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण उसका अर्थ बनना चाहिए। आप सब इकोनॉमी को जानते हैं, इंडस्ट्री को जानते हो, बिजनेस को जानते हो, आपके पास वो क्षमता है, आपने आपके जीवन में सक्सेस मिला। आप में से कोई उद्योगपति 50 करोड़ का, कोई 100 करोड़ का, कोई 5 करोड़ का, कोई 10 करोड़ का मालिक बना। अच्छी बात है, पैसा कमाना चाहिए। नो फिलोसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान सिखाया नहीं जाता। सनदशील और ईमानदारी के मार्ग से जरूर पैसा कमाइए, पर एमएलए, एमपी और मिनिस्टर बनकर ये पैसे कमाने का धंधा अगर कोई समझता होगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है, वो यहां ना है। पॉलिटिक्स कैनॉट बी ए बिजनेस। पॉलिटिक्स ये सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, पॉलिटिक्स राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए है। और मेरा विश्वास है कि जो हमारे संघ से, विद्यार्थी परिषद से जिन कार्यकर्ताओं को संस्कार हुए देशभक्ति के, सामाजिक दायित्व के, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी के, ऐसे जो प्रगल्भ कार्यकर्ता है, जो अपने जीवन में यशस्वी है, वो अपने साथ अपने गांव का, अपने कम्युनिटी का, अपने लोकेलिटी का अगर ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात को अगर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम विकास की गतिशीलता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है तो सरकार के द्वारा ये काम करेंगे, सरकार में नहीं है तो विपक्ष में रहकर भी इंडिविजुअल लेवल पर प्रयास करके ये करेंगे। और मेरा विश्वास है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस ऑफ यूपी एंड कांग्रेस पार्टी ने ये देश की हालत बनाई है। पर इस भ्रष्ट सरकार को हम हटाएंगे। इनके इस भ्रष्ट सरकार को जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने लूटने का काम किया है, इस सरकार को हम हटाएंगे और सही में आदर्श राम राज्य का निर्माण देश में करेंगे, जिसमें कोई गरीब नहीं होगा, कोई भूखा नहीं होगा, कोई कंगाल नहीं होगा। ये जो 80% और 20% की जो गरीबी और धनवान लोगों की है, बदलेंगे, इस रेशो को बदलेंगे, गरीबी को बदलकर उनको अच्छी स्थिति में लाएंगे। और वो कैसे लाना, इसका ड्राफ्ट हमने तैयार किया है। We are the first party in Indian politics that we are preparing India Vision 2025। 58 सेक्टर में हम लोग सोच रहे कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। We are the first party, we have got good governance say। हम किस प्रकार का सुशासन इस देश में प्रस्तावित करके गरीब आदमी का विकास करना चाहते हैं, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारे गुड गवर्नेंस सेल में हमने भी प्रकाशित किया एक किताब को, और उस किताब में हमने लिखा है व्हाट डिफरेंस वी मेक। हमारे कारण क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम में 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ की पीडीएस सिस्टम अगर अच्छी चल सकती है तो परसों मैं मणिपुर के इम्फाल में था, तो ट्रेडर सेल की मीटिंग थी, तो मैंने कहा कि यहाँ तो शक्कर कहाँ से आती है, तो उसने मेरे कान पे कहा तो रेशम की शक्कर हम ब्लैक में खरीदते और उसी को बेचते हैं।
मैंने बोला यार पीडीएस सिस्टम ठीक नहीं हो, सिस्टम को बदला जा सकता है। 70% भ्रष्टाचार सिस्टम को इंप्रूव करने से दूर होगा। 30% भ्रष्टाचार अगर दूर करना है तो व्यक्ति पर अच्छे संस्कार करके उसके मन को बदलकर, व्यक्तित्व बदलकर पूरे होंगे। हम उसको पूरा करना चाहते हैं और इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देने वाला ऐसी प्रशासन को और ऐसे देश को हम निर्माण करना चाहते हैं जो विज्ञान, तंत्र विज्ञान का आधार लेगा। 21st century, the century of information technology and biotechnology। विज्ञान, तंत्र विज्ञान का आधार लेंगे, जो संस्कृति, इतिहास, विरासत, जो मूल्याधिष्ठित समाज रचना से मिले हुए जो वैचारिक हमारे एक स्ट्रेंथ है, उसको साथ में लेकर विज्ञान और तंत्र विज्ञान का उपयोग करके भविष्य के हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। और ये कठिन काम है पर अशक्य नहीं है। इस सपने को पूरा करने का जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है। मदन लाल धिंगरा अक्सर कहते थे कि सभी हिंदुस्तानी एक समय थूक भी देते तो अंग्रेज बह जाते, पर हमें एक समय थूकने के लिए भी इकट्ठा नहीं होता। मुझे लगता है आप जैसे, हमारे जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों कार्यकर्ताओं के पास जाकर एक दिशा से एक विचार करके और देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर इस परिस्थिति को बदलने के लिए हम करेंगे। 12% जीडीपी, 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, ये जो गरीबी और ये जो चल रहा नया, ऐसा नहीं होगा। 80% लोग ये गरीबी रेखा के ऊपर रहेंगे। ये कर सकते हैं, ये स्थिति हम बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के तकदीर को, देश के भविष्य को बदलना चाहती है और मेरा विश्वास है कि एनडीए के शासन कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो देश को दिशा दी, उसी को बेस बनाकर आगे आने वाले भविष्य में हम देश के ग्रामीण क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, देश के सभी क्षेत्र को, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, सभी सेक्टर को हम गुणात्मक परिवर्तन करके हमारे देश को दुनिया की एक नंबर की अधिक ताकत बनाएंगे। इस संकल्प के साथ काम करने वाले डेडिकेटेड कार्यकर्ता यही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। आपके क्षेत्र में तो आप अच्छा काम करिए, परिस्थितियों का अध्ययन करिए, उचित नीतियों के लिए जहां अपनी सरकार है उनके पास जाकर बताइए, जो सुधार करना है उसके सुझाव दीजिए, जहां अन्याय हो रहा उसके खिलाफ संघर्ष करिए और लोगों को जगाइए। एजुकेशन ऑफ मासेस इज वेरी इसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर लोकतंत्र को यशस्वी करना है तो जनता को प्रशिक्षित करना होगा। संवेदनशील जनता को प्रशिक्षित कराएंगे तो जनता अपने विकास के मुद्दों को सही प्रकार से समझेगी और तब सही परिवर्तन होगा। मुझे लगता है कि आपका ये जो मीटिंग है, ये अच्छा विचार करके आगे भविष्य की एक अच्छी विजन लेकर, इस देश के लिए अच्छे काम करने की प्रेरणा लेकर आप सब लोग यहाँ से जाओगे। मैं आप सबको और आपकी इस उद्योग और ट्रेड बिजनेस सेल को और आप सभी सदस्यों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और नए साल में जैसे अटल जी ने कहा था कि अंधेरा दूर हो जाएगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, यही बात को लेकर आप जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।